सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल साइकिल। साइकिल हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जो एक कंटिन्यू प्रोसेस हो जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो। तो सेल साइकिल क्या है? तो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, एक सीक्वेंस है चेंजेस की जो कि आएगी एक सेल डिवीजन से लेकर नेक्स्ट सेल डिवीजन तक। सेल में जो भी चेंजेस आ रही है, जो भी सीक्वेंस है चेंजेस की एक सेल डिवीजन से लेकर दूसरे सेल डिवीजन तक, उस सीक्वेंस को हम क्या कह रहे हैं? सेल साइकिल। तो ये जो सीक्वेंस है चेंजेस की, तो कौन कौन से चेंजेस उसमें आएंगे? सबसे पहले ग्रोथ हो सकती है सेल की, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? हमने देखा था सेल में क्रोमोसोम प्रेजेंट है और क्रोमोसोम में क्या था? डीएनए। तो डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, फॉलोड बाय सेल डिवीजन, देन सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा। तो ये जो सीक्वेंस है ना चेंजेस की, उसे हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल। इसकी दो फेसेस हैं सेल साइकिल की। वन इज़ इंटरफेस एंड द नेक्स्ट इज़ एम फेस। इंटरफेस कौन सी फेस है? नॉन डिवीजन फेस। वो फेस सेल साइकिल की जिसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा, नॉन डिवीजन फेस है। और एम फेस क्या है? डिवीजन फेस है जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करेगा। इंटरफेस और एम फेस को हम फर्दर देखेंगे आगे। सो सेल साइकिल का एक फेस है इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? पीरियड ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स। दो सेल डिवीजन के बीच में जो भी पीरियड ऑफ टाइम है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरफेस। जो भी गैप आ रहा है दो डिवीजन के बीच में, जो भी पीरियड ऑफ टाइम है उसे हम क्या कहेंगे? इंटरफेस। जैसे कि एक सेल है, ये डिवाइड हुआ, इसने दो न्यू सेल बनाए, फिर ये दोनों सेल डिवाइड होंगे और न्यू सेल बनाएंगे। तो एक डिवीज़न यहाँ पर हुई, एक डिवीज़न यहाँ पर हुई। इस डिवीज़न के बीच में जो भी गैप है, जो भी टाइम लगा, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरफेस। ये क्या है? नॉन डिवीज़न फेस है ना, यहाँ पर तो कोई डिवीज़न नहीं हुई, एक डिवीज़न के बाद दूसरे डिवीज़न के बीच में जो गैप है वहाँ तो कोई डिवीज़न नहीं हुई ना, तो इस फेस को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस। इस पीरियड में होगा क्या? क्योंकि जो न्यू सेल अभी बना है वो तो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को डिवाइड कर सके और न्यू सेल बनाए, तो पहले तो वो इस काबिल बनेगा कि वो डिवीज़न कर सके, तो वो अपने आप को सबसे पहले ग्रो करेगा, फिर डीएनए की सिंथेसिस होगी। इस फेस में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीज़न के लिए। इंटरफेस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं थ्री सब फेसेस में, G1, G2 फेस और S फेस। G1 फेस, S फेस और G2 फेस। सो G1 फेस को हम गैप वन फेस भी कहते हैं। इट इज़ अ पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इस पीरियड में क्या होगा? सेल की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, सेल में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसके अलावा सेल ग्रोज इन साइज, सेल की ग्रोथ होगी। स्पेसिफिक एंजाइम सिंथेसाइज्ड, सेल में स्पेसिफिक एंजाइम बनेंगे और डीएनए बेस यूनिट्स और एक्यूमुलेटेड डीएनए बेस यूनिट्स जमा होंगे। डीएनए बेस का क्या मतलब है? जो नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए में प्रेजेंट हैं। हमने जब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि इन दी एंड क्रोमोसोम किससे बनते हैं? डीएनए से। और डीएनए में क्या प्रेजेंट था? नाइट्रोजनस बेसिस। तो वो नाइट्रोजनस बेसिस एक्यूमुलेट होंगे, जमा होंगे, ताकि डीएनए की सिंथेसिस हो सके। और यहाँ पे जो एंजाइम बनेंगे वो कौन से एंजाइम होंगे? जो डीएनए सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। At a point in G1, the cell may enter into a phase called G0 phase. G1 फेस में एक ऐसा पॉइंट भी आ सकता है जब सेल एक फेस में एंटर, जिसे हम G0 फेस कहते हैं। होगा क्या? G1 फेस के बाद अगर सेल रेडी है कि वो आगे जाकर डिवीज़न कर सके, तो सेल एस फेस में एंटर होगा, देन G2 फेस में, देन डिवीज़न। लेकिन अगर G1 फेस के बाद सेल अभी रेडी नहीं है कि वह आगे जाकर डिवीज़न कर सके, या जो भी आगे उसमें प्रोसेस होने हैं वो उसमें हो सके, तो सेल एक फेस में एंटर होगा जिसे हम G0 फेस कहते हैं। इस फेस में सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगी और सेल इस फेस में रहेगा। कुछ दिन भी रह सकता है, कुछ वीक्स रह सकता है, या फिर थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो नेक्स्ट है एस फेस। एस फेस को हम सिंथेसिस फेस कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर। इस फेस में क्या होगा? डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, जिसकी वजह से जो क्रोमैटिन मटीरियल है सेल का वो डुप्लीकेट हो जाएगा। क्रोमैटिन मटीरियल क्या है सेल का? जब सेल डिवाइड होता है तो हमें क्या देखेंगे? उस वक्त क्रोमोसोम। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा
तो उस वक्त जो क्रोमोज़ोम है वो एक थ्रेड लाइक फॉर्म में हमें नज़र आएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल का क्रोमैटिन मटेरियल। तो क्रोमैटिन मटेरियल भी किससे बना है, डीएनए से। तो जब डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए की कॉपी बनेगी, तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है सेल का वो भी डुप्लिकेट होगा। तो इस फेस में ये इसका मेन पॉइंट है कि जो एंजाइम G1 फेस में बने थे और जो नाइट्रोजीनस बेसिस एक्यूमुलेट हुए थे, उनकी हेल्प से डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट है G2 फेस। G2 फेस को हम गैप 2 फेस कहते हैं। इट्स अ प्री माइटोटिक फेस। प्री का वर्ड जहाँ भी है इट मीन्स पहले। माइटोटिक डिवीजन से पहले, माइटोसिस से पहले जो फेस है वो कौन सा फेस है, G2 फेस। इसमें क्या चेंजेस आएगी, सेल ग्रोज इन साइज, सेल की ग्रोथ होगी। इसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स आर रेप्लिकेट, सेल ऑर्गेनल जो हैं वो रेप्लिकेट होंगे। अभी तक क्या रेप्लिकेट हो चुका है, जो न्यूक्लियर मटेरियल है, न्यूक्लियस में जो मटेरियल प्रेजेंट है, जो क्रोमैटिन मटेरियल था, उसकी तो रेप्लिकेशन हो गई, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं वो भी तो जो न्यू सेल्स बनेंगे उसमें इक्वल अमाउंट में जाएंगे। तो अभी तक उनकी तो डिवीजन हुई नहीं, उनकी तो रेप्लिकेशन हुई नहीं। तो G2 फेस में क्या होगा, सेल ऑर्गेनल जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं उनकी रेप्लिकेशन होगी, वो अपनी कॉपी बनाएंगे। इसके साथ ही एंजाइम्स बनेंगे। वो कौन से एंजाइम्स होंगे, जो सेल डिवीजन में ज़रूरी हैं। G1 फेस में जो एंजाइम बने थे वो एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी थे, जबकि जो G2 फेस में एंजाइम बनेंगे वो सेल डिवीजन के लिए ज़रूरी होंगे। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि G2 फेस में होंगे। ओके, तो हमने सेल साइकिल का एक फेस पढ़ लिया, इंटरफेस। हमने उसके सब फेसेस भी पढ़ लिए जो कि G1, S और G2 फेस थे। अब हम M फेस पढ़ेंगे जो कि डिवीजन फेस है सेल साइकिल का। एम फेस में हम दो तरह की सेल डिवीजन पढ़ेंगे, वन इज़ माइटोसिस एंड द सेकंड वन इज़ मियोसिस। तो हम माइटोसिस से स्टार्ट करेंगे। माइटोसिस क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। माइटोसिस में सबसे पहले होगा क्या, एक सेल है वो डिवाइड होगा और 2 न्यू सेल्स बनेंगे। इस सेल को हम कहेंगे पेरेंट सेल, और जो न्यू सेल्स बने हैं 2, उन्हें हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स। जो सेल डिवाइड होगा उसे हम कहेंगे पेरेंट सेल, जो न्यू सेल्स बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, डॉटर सेल्स। In a way that the number of chromosomes in the daughter cell remain the same as in the parent cell. इस तरह से सेल डिवाइड होंगे कि जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट सेल में वही नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम रहेंगे डॉटर सेल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेरेंट सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है n, तो इसमें भी कितने क्रोमोसोम आएंगे, n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। इसमें भी कितने नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम आएंगे, n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम। माइटोसिस को हमने 2 फेजेस में डिवाइड किया है, वन इज़ कैरियोकाइनेसिस, सेकंड वन इज़ साइटोकाइनेसिस। कैरियो का वर्ड किसके लिए आता है, न्यूक्लियस के लिए, और काइनेसिस का वर्ड आता है डिवीजन के लिए। तो कैरियोकाइनेसिस में हम न्यूक्लियस की डिवीजन पढ़ेंगे, जबकि साइटोकाइनेसिस में हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन पढ़ेंगे। अच्छा, हमने कैरियोकाइनेसिस को फर्दर 4 फेजेस में डिवाइड किया है, वन इज़ प्रोफेज, सेकंड वन इज़ मेटाफेज, थर्ड वन इज़ एनाफेज, फोर्थ इज़ टीलोफेज। सबसे पहले हमने माइटोसिस की डेफिनेशन पढ़ी। माइटोसिस को हमने 2 फेजेस में डिफ़ाइन किया, 2 फेजेस में इसको हमने डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। फिर हमने कैरियोकाइनेसिस को मज़ीद 4 फेजेस में डिवाइड किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हम इन चारों स्टेजेस को, चारों फेसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होंगे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, जो कि हमने क्या कहा था, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम इस स्टेज पर कैसे हैं, डबल हमें दिखेंगे, डबल स्ट्रैंडेड, कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स।
2 क्रोमेटिड्स पर कंसिस्ट होंगे। डबल स्ट्रैंडेड क्यों दिखेंगे? क्योंकि हमने एस फेज में पढ़ा था कि जो डीएनए था वो रेप्लिकेट हो चुका था, तो डीएनए रेप्लिकेट हुआ, इट मीन्स के क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड हो गए और वो ज्वाइन हैं, क्रोमेटिड्स अटैच है एक दूसरे से सेंट्रोमियर से। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि ये एक क्रोमोसोम है, सेंटर पॉइंट क्या है? सेंट्रोमियर। ये क्या है? ये कितना क्रोमोसोम है? ये एक क्रोमोसोम है और ये भी एक ही क्रोमोसोम है, क्योंकि हम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम किस बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ सेंट्रोमियर। जितना सेंट्रोमियर होंगे इट मीन्स उतने ही क्या है? क्रोमोसोम के नंबर। अब ये सिंगल है, ये डबल, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम है और ये डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम है। ये एक क्रोमेटिड पर कंसिस्ट है, ये 2 क्रोमेटिड पर कंसिस्ट है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपियर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन थी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? डिसअपियर हो रही है, ख़त्म हो रही है। और उसी वक्त सेंट्रोसोम डिवाइड हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं? सेंट्रियोल्स। और एक सेंट्रोसोम अपने अपोजिट पोल्स पर सेल के मूव कर रहा है। और सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है कि वो सेल डिवीजन के वक्त स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। तो ये सारे काम सेल में एक ही वक्त में हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्रोमोसोम अगर बन रहे हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हो रही। सारे काम एक ही वक्त में हो रहे हैं, एक ही वक्त में क्रोमोसोम बन रहे हैं। एट द सेम टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, एट द सेम टाइम सेंट्रोसोम बन रहे हैं और वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो अपने अपोजिट पोल पर मूव कर रहे हैं। तो ये सारे काम हो रहे हैं प्रोफेज में। अब हम इन सारे जो काम इसमें हो रहे हैं उनको हम डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। ये देखो, ये दोनों डायग्राम हैं प्रोफेज की। ये अर्ली प्रोफेज है, यानी जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुआ, और ये लेट प्रोफेज के जब प्रोफेज एंड पे है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या है? जो न्यूक्लियर मटेरियल था, देखो थोड़ा थोड़ा कंडेंस होना स्टार्ट हुआ है। वो सेंट्रोसोम ने अपनी कॉपी बनाई है, रेप्लिकेट कर लिया है खुद को। लेट प्रोफेज में क्या दिख रहा है कि क्रोमोसोम बन चुके हैं और क्रोमोसोम डबल स्ट्रैंडेड हैं, जॉइन हैं सेंटर से, सेंट्रोमियर से। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना भी शुरू हो गई है, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट हो चुके हैं, स्पिंडल फाइबर भी की फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सारे काम प्रोफेज तक हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट फेज़ में पढ़ेंगे कि इसके बाद क्या हो रहा है। नेक्स्ट फेज़ है मेटाफेज़। इस फेज़ में क्या होगा? क्रोमोसोम अरेंज इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर। क्रोमोसोम्स खुद को इक्वेटर पर अरेंज करेंगे और ईच क्रोमोसोम इज़ अटैच टू सेपरेट स्पिंडल। हर एक क्रोमोसोम सेपरेट स्पिंडल फाइबर से अटैच होगा बाय इट्स सेंट्रोमियर, अपने सेंट्रोमियर से। अब हम इसको डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, ये मेटाफेज़ की डायग्राम है। क्रोमोसोम ने ख़ुद को कहाँ पे अरेंज किया हुआ है? इक्वेटर पे। इक्वेटर को या मेटाफेज़ प्लेट भी कहते हैं। और जो सेंट्रोमियर है, जो वो किससे अटैच है? स्पिंडल से। सेंट्रियोल्स ने क्या बनाए हुए हैं? स्पिंडल फाइबर्स। ये सारे इससे जो निकल नहीं के स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए हैं किससे? सेंट्रोमियर से। यहाँ से भी इसी तरह से सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर्स बनाए हुए हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हैं किससे? सेंट्रोमियर से। और क्रोमोसोम्स अटैच हैं मेटाफेज़ प्लेट पे। ये सारी बातें हैं मेटाफेज़ की। अब हम नेक्स्ट फेज़ में देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज़। एनाफेज़ में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। स्पिंडल फाइबर जो कि सेंट्रोसोम से अटैच थे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। और जो क्रोमोसोम अभी कैसा था? डबल स्ट्रैंडेड, 2 क्रोमेटिड्स पर कंसिस्ट था। अब जो 2 क्रोमेटिड्स थे एक क्रोमोसोम के, वो दोनों क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। और जो एक क्रोमेटिड है वो
अपोजिट साइड्स पर मूव करना शुरू कर देगा। एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमैटिड्स बने हैं सेंट्रोमियर की डिवीजन से, तो एक क्रोमैटिड एक पोल की तरफ मूव करेगा और दूसरा क्रोमैटिड दूसरे पोल की तरफ मूव करेगा। इस तरह से इन दिस वे वन सेट ऑफ क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड वन पोल। एक सेट क्रोमैटिड का एक पोल की तरफ मूव करेगा, दूसरा सेट दूसरी तरफ मूव करेगा, और जो ये अब क्रोमैटिड थे अब वो एक इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन चुके हैं, क्योंकि हमने पहली बात की कि क्रोमोसोम का नंबर हम बताते हैं सेंट्रोमियर की बेस पे। अब इसको हम डायग्राम से देखते हैं। ये एनाफेज की डायग्राम है। अभी तक मेटाफेज तक क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अरेंज थे। अब क्या हुआ है, सेंट्रोसोम स्प्लिट हुआ है और क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, और जो ये स्पिंडल फाइबर से इनकी कॉन्ट्रैक्शन हुई है और ये जो क्रोमैटिड्स है ये अपने अपोजिट पोल्स पर मूव करना स्टार्ट हो गए। पहले ये एक साथ थे, ये एक साथ थे, ये एक साथ कंबाइन, ये भी एक साथ। इसमें क्या हुआ है, इनकी सेपरेशन, और एक सेट जो है इधर मूव कर रहा है और एक जो इसका पार्ट है वो इधर। इस तरह इसका जो एक पार्ट था वो इधर, एक क्रोमैटिड इसका इधर। तो इस तरह से जो पूरा एक सेट है ये एक पोल की तरफ मूव कर रहा है, और जो ये दूसरा सेट है ये एक पोल की तरफ मूव कर रहा है। तो ये सारी जो हो रहा है प्रोसेस, ये एनाफेज के प्रोसेस है। सो नेक्स्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमैटिड्स जो थे जिन्हें अब हम एक इंडिविजुअल क्रोमोसोम कह रहे हैं वो अपने पोल्स पर, रिस्पेक्टिव पोल्स पर आ चुके हैं। अब उनकी मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। एक पोल ने जो क्रोमोसोम नंबर रिसीव किया है वो सेम नंबर थे क्रोमोसोम के जो पेरेंट सेल में थे, क्योंकि यहाँ पर क्या हुई थी, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ था और क्रोमैटिड भी सेपरेट हुए थे। तो इस वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो डॉटर सेल में हैं वो सेम होंगे पेरेंट सेल के, एज वर प्रेजेंट दी पेरेंट सेल। ये हमने देख लिया। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे दोबारा बननी शुरू होगी इस फेस में अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर क्रोमोसोम के जो एक सेट आए हैं पूरे उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी इस फेस में। इस तरह से 2 डॉटर न्यूक्लाई बनेंगे सेल में। अभी तक उनका साइटोप्लाज्म एक ही, अभी तक साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं हुई। एक ही साइटोप्लाज्म में अभी 2 न्यूक्लियस हैं। अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। तो अभी तक हमने जो भी प्रोसेस पढ़े, जो भी फेसेस पढ़े वो किसके थे, कैरियोकाइनेसिस के, न्यूक्लियर डिवीजन के। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म की डिवीजन। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, बाय डेवलपिंग अ कॉन्स्ट्रक्शन। एक कॉन्स्ट्रक्शन डेवलप होती है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये जो एक डिप्रेशन बीच में बन रही है, इस ये क्या है, एक कॉन्स्ट्रक्शन। ये कॉन्स्ट्रक्शन डीप होती जाएगी और अंदर मूव करते जाएगी डिप्रेशन, और इन दी एंड क्या होगा, 2 सेल्स बन जाएंगे, 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। जबकि प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस है वो कॉन्स्ट्रक्शन से नहीं होती बल्कि सेल प्लेट की फॉर्मेशन से होती है। तो ये सेल प्लेट वाली बात, और हमने प्रोफेस में पॉइंट स्किप किया था कि प्लांट में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, तो वो पॉइंट और ये पॉइंट को हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस के बाद डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, डॉटर सेल जो बन रहे माइटोसिस के रिजल्ट में वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट सेल की।